ऑटो जेसीबी बचाओ। बीजापुर गांव में सूरज और नीरज नाम के दो भाई रहा करते थे। वो दोनों एक ही घर में रहते थे। सूरज एक ऑटो चलाता था और नीरज एक जेसीबी चलाता था। सूरज ऑटो चलाकर काफ़ी पैसे कमाता था और नीरज का काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन नीरज को लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वो जो पैसे भी कमाता उसमें से आधे लोगों की मदद में ही लगा देता था। दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन नीरज सूरज के पास आके कहता है, भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ हाँ नीरज, बताओ कितने पैसे चाहिए। भाई असल में मैंने काम तो किया था, लेकिन क्या करें, वो सुखदेव बीमार हो गया था तो मैंने पैसे उसे दे दिए। कोई बात नहीं नीरज, ये लो पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। जब तुम कमा लो तो मुझे दे देना। नीरज को पैसा देख सूरज की पत्नी देख लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो सूरज से कहती है, अजी ऐसे ही पैसे कब तक लुटाते रहोगे अपने भाई पर? कुछ हमारे भविष्य की भी सोची है कि नहीं? अरे सुषमा तुम ऐसा मत कहो, नीरज मेरा छोटा भाई है और उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। अगर मैंने उसकी कुछ मदद कर दी तो क्या बुरा है। उन दोनों की बातें नीरज की पत्नी कमला सुन लेती है। उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो जाकर नीरज से कहती है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सबकी मदद करते हो, लेकिन अपने बड़े भाई साहब से हमेशा पैसे मांगना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। व्यापार नहीं चलता तो कहीं नौकरी ही कर लीजिए। नीरज अपनी पत्नी की बात हंसकर टाल देता है। अरे कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, कह दिया तो क्या हो गया। कुछ दिनों के बाद नीरज फिर से सूरज के पास पैसे मांगने जाता है। सूरज उसे पैसे दे देता है, लेकिन ये देखकर सूरज की पत्नी बहुत नाराज हो जाती है। बहुत हो गया, मैं तो चली अपने मायके। बैठे रहो अपने भाई की सेवा करने के लिए। हाँ। ऐसा कहकर वो सामान बांधकर गुस्से में वहां से चली जाती है। सूरज ऑटो लेकर उसके पीछे जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों के ऊपर पहाड़ी से मिट्टी गिर जाती है। दोनों ऑटो सहित मिट्टी में दब जाते हैं। नीरज को जब यह पता लगता है तो वो जेसीबी लेकर वहां पहुंचता है और जल्दी से सारी मिट्टी हटाकर दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाता है। सूरज और उसकी पत्नी को जब होश आता है तो उनके सामने नीरज खड़ा था। भैया आप ठीक हैं? डॉक्टर सूरज और उसकी पत्नी को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर सूरज की पत्नी बहुत शर्मिंदा होती है और वो नीरज से माफ़ी मांगती है। माफ कर दो नीरज, अब मैं अपनी भूल समझ चुकी हूँ। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं तो लोगों की मदद करता हूँ, आप तो फिर भी अपने हैं। और दोनों भाई फिर से हंसी खुशी इकट्ठा रहने लगते हैं। बांस और लकड़ी से बना विमान। शीलापुर गांव में राकेश नाम का एक मैकेनिकल इंजीनियर रहता था। उसे मशीनों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी थी, लेकिन वो स्वभाव का बहुत ही अड़ियल था। जब उसका मन करता वो काम करता, जब उसका मन नहीं करता तो वो कोई भी काम नहीं करता था। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी, अरे बेटा कब तक ये छोटे मोटे काम पकड़ता रहेगा? टिक कर कहीं काम करेगा कि नहीं? तेरी शादी भी करनी है, तुझे घर बसाना है रे। क्या माँ, काम करता तो हूँ मैं। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। राकेश अपनी माँ को लेकर शहर के हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ को कैंसर है और उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। राकेश ये सुनकर परेशान हो जाता है। मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊँगा? इतनी तो हमारी ज़मीन भी नहीं है कि उसे बेचकर 10 लाख रुपए मिल सकें। लेकिन वो फिर भी अपनी माँ को हॉस्पिटल में दाखिल करके दुखी मन से गांव वापस आता है। तभी अचानक अगले ही दिन शीलापुर के ऊपर से एक विमान उड़ता हुआ खराब हो जाता है और विमान का पायलट उसे शीलापुर के पास वाली सड़क में उतार देता है। राकेश भी गांव वालों के साथ उस विमान को देखने जाता है और इधर विमान का पायलट परेशान हो जाता है। ओहो, बाल बाल बचे। ये तो शुक्र करो कि यहाँ पे सड़क मिल गई, वरना हम लोग तो क्रैश ही हो जाते। पता नहीं इसके इंजन में क्या हो गया। तभी राकेश आगे जाकर विमान के पायलट से बात करता है, सर क्या मैं इसका इंजन देख सकता हूँ? और राकेश देखते ही देखते उस विमान का इंजन ठीक कर देता है।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लो मेरा फ़ोन नंबर। अगर कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन अवश्य करना। और पायलट विमान को उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राकेश पायलट से मिलकर अपनी माँ के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की मांग करता है, लेकिन पायलट उससे कहता है कि उसके पास उसे देने के लिए 10 लाख रुपए नहीं है। तभी राकेश को पता लगता है कि उसके गांव में एक प्रतियोगिता है जिसमें लकड़ी की तरह तरह की चीज़ें बनानी है और जीतने वाले को 10 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। ये सुनकर राकेश को एक आइडिया आता है। वो लकड़ियों से एक विमान बनाता है और पायलट से उस विमान को चलाने के लिए एक इंजन की मांग करता है। राकेश लकड़ी के विमान को उड़ाकर प्रतियोगिता जीत जाता है और उसे इनाम में 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिनसे वो अपनी माँ का इलाज कराता है। और वो पायलट को इंजन वापस करके उसका धन्यवाद करता है। अरे नहीं राकेश, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। तुमने एक समय पे मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी मदद की, हिसाब बराबर। और राकेश अपनी माँ के साथ खुशी खुशी गांव में रहने लगता है और मेहनत से काम करना शुरू कर देता है। ये हुई ना बात, मेरा अच्छा बेटा। अगर पहले ही समझ जाता तो आज कितना अच्छा होता बेटे। अंडरग्राउंड गोल्डन बंगला। हजूरपुर नाम के एक गांव में रहने वाले रोहित नाम का एक लड़का जब भी देखो लॉटरी की टिकट खरीदकर खेलता था। ऐसा वह अपना किस्मत की परीक्षा करता था। उसके पिताजी भी उसे बहुत डांटते थे, लेकिन वह सुनता नहीं था। एक दिन गेट लकी कंपनी वाले 100 करोड़ की एक लॉटरी शुरू करते हैं। रोहित भी उसका टिकट खरीदा और भगवान को प्रार्थना करता है। अगले ही दिन वहां जाकर देखा तो फर्स्ट प्राइज 100 करोड़ रोहित के टिकट को आ जाती है। ये सुनकर रोहित ने हुर्रे हुर्रे, मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया है, 100 करोड़ रुपए, ना जाने क्या क्या कर सकते हैं उससे, ऐसा चिल्लाते हुए सारा गांव घूमता है और सारे गांव को पता चल जाती है कि रोहित ने 100 करोड़ का लॉटरी जीत गया है। लेकिन रोहित को यह मालूम नहीं हुआ कि उन पैसों से क्या कर सकते हैं। उसने सोचा कि अगर उन पैसों को ऐसा ही छोड़ दिया तो कोई आकर उसे चुरा लेगा। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों न मैं एक भूमिगत सोने की घर बनाऊं और उसमें सारे चीजें सोने की बना देता हूं। ये सोचकर एक अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस का निर्माण किया। उसमें सोफा, फ्रिज, टीवी, अलमारा और बेड भी सब कुछ सोने का बना दिया है, लेकिन बाहर से एक छोटी सी झोपड़ी जैसा बना दिया है। उस झोपड़ी के अंदर ही अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में जाने के लिए दरवाजा भी बना देता है, ताकि किसी को कोई शक ना हो। सारे गांव वालों को यह समझ में नहीं आया कि रोहित ने उन 100 करोड़ से क्या किया। एक दिन गांव में कुछ आदमी बातें कर रहे थे। यार, ये रोहित 100 करोड़ क्या किया होगा? उसका झोपड़ी तो वैसा ही है और उसके घर में कोई भी नई चीज नहीं है। नहीं मालूम यार, ये तो हमें पता नहीं है, उसको ही जाके पूछना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद रोहित ने उसके गर्लफ्रेंड सीमा को उसके अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में बुलाता है। उसकी गर्लफ्रेंड सीमा सब कुछ सोने की देखकर दंग रह जाती है और जैसा ही रोहित अंदर टी लाने के लिए जाता है, तभी सीमा उसके दोस्त शंकर को फोन करती है। अरे शंकर, सब सोच रहे थे कि रोहित ने 100 करोड़ से क्या किया है। उसने एक अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस बनाया है, इसमें सब कुछ सोने की है। अच्छा, ये बात है, तो हम क्या करें अभी? हम कल रात आकर सब कुछ चुरा लेते हैं, बहुत पैसे मिलेंगे हमें। लेकिन जब रोहित टी लेके बाहर आ रहा था, सीमा की बातों को चुपकर सुन लेता है। अगले दिन रात को जब सीमा और शंकर चोरी के लिए अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में आते हैं, सब कुछ अंधेरा था। जैसे ही सीमा लाइट्स ऑन किया, देखती है कि वहां पर एसआई, पुलिस कांस्टेबल और रोहित पहले से ही थे। इस तरह चोरी की इल्जाम में सीमा और शंकर को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरह रोहित सीमा की बुरी चाल के ऊपर पानी फेर देता है।
तब से पुलिस उस घर के लिए एक पुलिस वाले को रखवाले के लिए उधर रखता है। भूमिगत सोने की दुकान। बिसरपुर गांव में किशोर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास काफी जमीन थी। उसके खेत कई एकड़ में फैले हुए थे। उसी गांव में नंदू नाम का एक लड़का भी रहता था। वो चोरी करता था। नंदू खासकर सोने की दुकानों से सोना चुराता था और उन्हें काले बाजार में बेचकर काफी पैसे कमाता था। नंदू की तलाश पुलिस को काफी समय से थी। परेशान कर दिया है इस नंदू चोर ने, पकड़ में ही नहीं आता। ओफो, पुलिस तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अब मैं क्या करूं? चोरी तो मैं कर लेता हूं, लेकिन सोना बेचूं कैसे? पुलिस ने मेरी सारी बेचने वाली जगहों पर छापा मार दिया है। मेरे ग्राहक भी परेशान होने लगे हैं। नंदू ये सोचते हुए गांव में जा ही रहा था, तभी उसे किशोर के खेत दिखाई देते हैं। अरे, ये खेत ठीक रहेंगे, क्यों ना मैं यहाँ पर जमीन के नीचे एक दुकान बना लूं। नंदू आधी रात को औजार लेकर आता है और किशोर के खेतों में एक सुनसान जगह पर गड्ढा करके भूमिगत सोने की दुकान बना देता है और अपने सभी ग्राहकों को उस दुकान के बारे में बता देता है। अरे कमलू, मैंने यहाँ पे भूमिगत सोने की दुकान खोली है भाई। अगर किसी को सोना चाहिए तो मेरे पास भेज दिया करो। यहाँ पुलिस का भी कोई खतरा नहीं है। ये भूमिगत दुकान है, भूमिगत। किशोर की जमीन के उस हिस्से में खड़ी फसल होने के कारण किशोर को इस बात का पता ही नहीं चलता। नंदू की भूमिगत सोने की दुकान चल निकलती है। अब वो चोरी का सामान वहां पर लाकर इकट्ठा करता है और बाकी चोरों को बेचने लगता है। इधर पुलिस परेशान हो जाती है। काफी समय बीत जाने के बाद जब फसल पक जाती है तो किशोर फसल काट देता है। भगवान की दया से इस बार काफी अच्छी फसल हुई। चलो अब खेत में ट्रैक्टर चलाकर नई फसल की तैयारी करता हूँ। बारिश होने के बाद किशोर अपनी पूरी जमीन में ट्रैक्टर चलाता है और नई फसल की तैयारी करता है। जब वो भूमिगत सोने की दुकान के ऊपर ट्रैक्टर चला रहा था, उसका ट्रैक्टर वहां पे धंस जाता है। अरे, ये क्या हुआ? ये गड्ढा कैसे? किशोर दूसरे ट्रैक्टर की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकालता है। तभी उसे वहां कुछ चीजें चमकती हुई दिखाई देती हैं। वो गड्ढे को साफ करता है। तभी उसे भूमिगत दुकान का रास्ता दिखाई देता है। वो दुकान के अंदर जाकर हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या? मेरे खेत के अंदर भूमिगत सोने की दुकान। ये जरूर नंदू चोर का ही काम होगा। पुलिस उसकी काफी समय से तलाश कर रही है। किशोर पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आकर सारा सोना जब्त कर लेती है और नंदू को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। पकड़े गए सोने में से किशोर को इनाम मिलता है और नंदू की भूमिगत सोने की दुकान बंद हो जाती है। किशोर गड्ढे में मिट्टी भरकर उसे समतल कर देता है और फिर से वहां पे फसल लहलहाने लगती है।